पिटोट ट्यूब क्या होता है? ठीक है, पिटोट ट्यूब क्या होता है, कैसी दिखती है, इससे क्या करते हैं? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पिटोट ट्यूब, ठीक है, एक ऐसा अरेंजमेंट होगा जिसके अंदर हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैलकुलेट करेंगे, है ना। वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? पिटोट ट्यूब का यूज किया जाता है। तो बर्नौली की एप्लीकेशन चल रही है अभी, दोनों जगह पर मैंने बर्नौली लगा के दिखाया आपको, है ना। तो बर्नौली हमने लगाया था किसके लिए? वेंचुरी मीटर के लिए। बर्नौली हमने लगाया ऑरिफिस मीटर के लिए। बिल्कुल सेम टाइप के एक्सप्रेशंस आपके आए, है ना। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर में वाकई में डिफरेंस किस बात का है? वहां पे सीडी का डिफरेंस है ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का डिफरेंस है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेंचुरी मीटर में तो ज्यादा है और ऑरिफिस मीटर के अंदर कम है। कम कितना? कम 0.62 के आसपास, ठीक है। और वेंचुरी मीटर में कितना? 0.98 के आसपास, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान देना। देखो पिटोट ट्यूब क्या है, ठीक है, और इसमें मेजरमेंट किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो, पिटोट ट्यूब। द पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर द पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर measuring the velocity of flow. The pitot tube is used for measuring the velocity of flow. The pitot tube is used for measuring the velocity of flow. कुछ चीजें हम यहां पर सेटअप के दौरान देखेंगे, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान दो। ये मान लेते हैं कि ये लिक्विड का लेवल है, दिस इज सम लिक्विड लेवल। यहाँ पर ये फ्लो हो रहा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसी डायरेक्शन में आपने एक ट्यूब लगा दी। ट्यूब कैसी होगी? ट्यूब कुछ ऐसी होगी, ठीक है। ये जो एल ट्यूब आपको नजर आ रही है, जो कि एल्बो फॉर्म में है, इस तरीके से है, एल फॉर्म में है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को पिटोट ट्यूब कहते हैं। ये बेसिकली पिटोट ट्यूब है। तो एल ट्यूब, खाली ट्यूब, ठीक है, दिस इज द पिटोट ट्यूब। अब इस पिटोट ट्यूब में होगा क्या? ध्यान देना जरा। यहाँ पर लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, कितनी स्पीड से कर रहा है वो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट से कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो v है। हमको यही मेजर करना है कि कितनी वेलोसिटी होगी। देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है स्ट्रीम में, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ कम हो सकता है। नीचे बाउंड्री पर जाते जाते वेलोसिटी और कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो जिस भी जगह पर आपको वेलोसिटी मेजर करनी है उसी जगह पर आप क्या लगा दो। जैसे आपसे कोई बोले कि स्ट्रीम में 2 मीटर नीचे आप वेलोसिटी मेजर करो, तो जो ये पिटोट ट्यूब का मुंह है वो कहाँ लगाएंगे? 2 मीटर नीचे लगा देंगे। अगर कोई बोले कि 3 मीटर डेप्थ पर वेलोसिटी मेजर करो, तो 3 मीटर डेप्थ पर लगा देंगे। जिस भी डेप्थ पर आपको वेलोसिटी चाहिए उस डेप्थ पर आप इसका ये जो एंड है वो अटैच कर देंगे, है ना। फिर आपने जब इसको फ्लो के रास्ते में रखा तो बताओ क्या होगा? बताओ, सोचो जरा। अगर बहते हुए पानी में आप ऐसे एल ट्यूब रख दो तो क्या होगा? वो जो लिक्विड है, पानी है, वो इसके अंदर घुसेगा। अब घुसने के बाद में उसके पास में वेलोसिटी है क्या? उसके बाद में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो क्या वो ऊपर जाएगा? ये ऊपर जाएगा और यहां पर जाकर के कहीं ना कहीं तो रुकेगा, एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर जो पानी अंदर एंटर किया था वो एक बार जब वो एंटर करेगा उस टाइम तो उसका लिक्विड लेवल बढ़ेगा और बढ़ने के बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। मान लेते हैं कि वो इस तरीके से यहां पर अब इक्विलिब्रियम में आ गया, है ना, इक्विलिब्रियम में आ गया। मुझे बताओ जरा, अब ये जो लिक्विड अंदर वाला है क्या ये रुकी हुई कंडीशन में है क्या? क्या ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है क्या? इसका मतलब क्या है? जो इसके जस्ट बाहर ये पॉइंट है, क्या वो अंदर एंटर कर सकता है क्या? उसके लिए जगह नहीं है। जितना इक्विलिब्रियम सेट होना था हो गया, अब ये अंदर नहीं घुस सकता पानी। ये वाला जो पॉइंट जहां पे वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी 0 है, इसको क्या कहते हैं? इसको स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं, है ना। ये स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है। नोट करते जाओ मेरे साथ में। पिटोट ट्यूब एक सिंपल सा अरेंजमेंट है, एक एल ट्यूब है, बस और कुछ भी नहीं है, एक खाली एल ट्यूब। जैसे आपके स्ट्रॉ वगैरह होती है ना जिसमें वो थोड़ा सा एंड, ठीक है, ऐसे करके जो लगा दिया जाता है शेप में, वो आप पिटोट ट्यूब की तरह यूज कर सकते हो, है ना। ऐसे यूज नहीं करेंगे, वो तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल जो डिवाइस होती है वो होगा, लेकिन अगर आपको विजुलाइज करना है तो उस तरीके से आप मान सकते हो। एल ट्यूब है, खाली ट्यूब है। जब लिक्विड आएगा तो वो भागते हुए आएगा तो इसके अंदर ऊपर चढ़ेगा, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, तो रुक गया। अभी पूरा का पूरा लिक्विड स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी स्टेशनरी रहेगा, ये अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसको क्या कहते हैं? इसको स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है। और ये जो स्टैग्नेशन पॉइंट है, और यहाँ अगर कोई लिक्विड आ रहा है और उसको अंदर जगह नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, इधर जाएगा। यानी कि यहाँ पर वो सेपरेट होगा, है ना, यहाँ पर फ्लो का सेपरेशन होगा, ठीक है।
फ्लो सेपरेशन जिसको कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे आया 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 भागते 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 दरवाजा बंद, अब तो जगह नहीं इधर, तो क्या हुआ भैया, जगह नहीं, जाओ साइड में से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो साइड में से निकल रहा है बेसिकली फ्लो सेपरेशन इसी को कहते हैं। यहाँ पर फ्लो सेपरेट हो जाएगा इस पॉइंट पर, ये स्टेग्नेशन पॉइंट कहला रहा है। इस जगह से जो सेंट्रल लेवल है, इस जगह से जो फ्री सरफेस है लिक्विड की, है ना, वो मान लेते हैं h यहाँ पर डेप्थ पर है। जैसे मैंने आपको बोला फ्री सरफेस से 2 मीटर डेप्थ पर, फ्री सरफेस से 5 मीटर डेप्थ पे है, तो ये आपको बता रखा है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कैपिटल H। ठीक है, दिस इज कैपिटल H। ये फ्री सरफेस है बेसिकली, है ना, दिस इज द फ्री सरफेस। फ्री सरफेस पर प्रेशर कितना होता है बताओ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 0। 0 किस टर्म्स में? हमेशा गेज टर्म्स में बात करते हो आप, जब तक एब्सोल्यूट नहीं बोलता तब तक, है ना, तो गेज टर्म्स में हम बात कर लेंगे वापस। बर्नौली इक्वेशन लगाने के लिए सब लोग तैयार है क्या? क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं। तो बर्नौली इक्वेशन किन 2 पॉइंट्स पे लगाओगे बताओ? किन 2 पॉइंट्स पे लगाए? बर्नौली इक्वेशन के लिए एक तो पॉइंट यहाँ ले लो कहीं पर सिचुएशन से पहले, और एक सिचुएशन के बाद। सिचुएशन के बाद कहाँ लेनी है? यहाँ ले लेंगे, यहाँ सेकंड पॉइंट यहाँ ले लो। लेट्स से कि सेकंड पॉइंट यहाँ है, कहीं पर भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि फिक्स पॉइंट होते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको। फर्स्ट पॉइंट तो आपने यहाँ ले लिया, सेकंड पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, जो भी हुआ था इन्हीं के बीच में चेंज हुआ ना, जो भी हुआ था वो इन्हीं के बीच में चेंज हुआ। मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ ले लिया, सेकंड पॉइंट यहाँ ले लिया। बताना जरा इक्वेशन क्या लगाओगे? हमेशा इक्वेशन को कैसे लिखते हैं बर्नौली इक्वेशन को? P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z1, P2 डिवाइडेड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z2। बताना जरा Z1 कितना और Z2 कितना? तो दोनों पॉइंट्स अब सेम लेवल पर नहीं लिए मैंने, इस वजह से मैं बोल दूंगा लेट्स से कि दिस इज द डेटम। डेटम मैंने एक पॉइंट से पास होती हुई डेटम ले ली, हमेशा लोअर पॉइंट से पास होती हुई डेटम ले लिया करो, ताकि Z1 तो 0 बोले कम से कम। डेटम से फर्स्ट पॉइंट की ऊंचाई कितनी है? डेटम अगर हमने यहाँ मान ली तो 0। डेटम कहीं पर भी मानो, अगर डेटम यहाँ मान लेता मैं बोर्ड के इस एंड पर, तो ये क्या है? ये Z1 है, और ये क्या है? ये Z2 है। आना तो वही है डिफरेंस, है ना। तो आप देखो जरा Z1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? व्हाट इज Z1? Z1 0 हो जाएगा क्या? और Z2 कितना होगा? Z2 कितना होगा? इसके लिए ये तो कैपिटल H था, इस वाली हाइट को मैं स्मॉल h कह देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो व्हाट इज दिस हाइट? यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है? तो दैट इज इक्वल टू h प्लस स्मॉल h। मुझे P1 अपॉन रो जी बता सकते हो क्या? व्हाट इज P1 अपॉन रो जी? कोई बताएगा P1 अपॉन रो जी कितना है? इस जगह पर प्रेशर हेड कितना है? इस जगह पर अगर आप प्रेशर निकालना चाहते हो तो फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पर आए हो? यहाँ पर h डेप्थ पर, कैपिटल H पर, तो रो जी h प्रेशर है। तो यहाँ पर अगर आप P1 देखोगे तो वो रो जी h हमने कई बार देखा है ना। इस फर्स्ट पॉइंट को बिल्कुल इसके करीब मानना है ना। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन तभी बनेगी आपकी। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर प्रेशर रो जी h से वेरी करता है, इस जगह पर प्रेशर रो जी h आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इस जगह पर प्रेशर रो जी h है। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। हाँ, यहां पर जो फ्लो वेलोसिटी है, यहां तो v वेलोसिटी से आ रहा है ना, बिल्कुल इसके अंदर नहीं जाना है ना, इससे जस्ट बाहर रहना है। तो जस्ट बाहर जब रहोगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितनी है? वो v के बराबर है ना। तो यहां पर लिख देंगे दिस इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? दिस इज कैपिटल H। P2 अपॉन रो जी कितना है? 0। एंड व्हाट इज V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g? दिस इज 0। ठीक है, क्योंकि वहां पर सेकंड पॉइंट भी स्टेशनरी है, वहां पर लिक्विड रुका हुआ है। ठीक है, तो आपके पास में जो एक्सप्रेशन बना, अब ये जो कैपिटल H यहाँ बना हुआ है, कैपिटल H से स्मॉल कैपिटल H को काट देगा, बचेगा क्या? बताना जरा। v स्क्वायर अपॉन 2g जो बचा वो किसके बराबर है? h के बराबर। v स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू h। तो बेसिकली वेलोसिटी कितनी आ गई? व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। वेलोसिटी आ गया अंडर रूट 2gh। तो ये वेलोसिटी बर्नौली इक्वेशन को थ्योरेटिकल टर्म्स में यूज करने से आई है या एक्चुअल टर्म्स में यूज करने से आई है? थ्योरेटिकल टर्म्स में। आपने यहाँ पर हेड लॉसेस को कंसीडर नहीं किया, तो एक्चुअल टर्म्स में आपने बर्नौली, मतलब एक्चुअल टर्म्स में अगर एनर्जी इक्वेट करवाते वो आपने नहीं किया। तो ये थ्योरी है जो बताती है आपको कि वेलोसिटी अंडर रूट 2gh आएगा, इसी वजह से इसको थ्योरेटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अब एक नया कोफिशिएंट और आने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। सोचो जरा कैसे डिफाइंड होगा? अब तक सारी चीजें ऐसे ही डिफाइंड हुई है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा v एक्चुअल डिवाइडेड बाय v थ्योरेटिकल। समझ में आ रहा है? मैंने जब जब भी कोई चीज डिफाइन की है, जैसे मैंने CD डिफाइन किया था वो q एक्चुअल डिवाइड बाय q थ्योरेटिकल था। जब मैंने CC डिफाइन किया तो वो एक्चुअल एरिया ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एरिया ऑफ फ्लो था, है ना।
तो सारी की सारी जो टर्म्स है वो एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल चल रही है। एक्चुअल में रेशियो डिस्चार्ज का सीधी कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा कहलाता है, ठीक है, और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो यदि आप v एक्चुअल निकालेंगे तो व्हाट इज द v एक्चुअल का फॉर्मूला, v एक्चुअल निकालने के लिए थ्योरेटिकल को cv से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये थ्योरेटिकल है तो दिस इज cv टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh। नोट कर लो फॉर्मूला, एक्चुअल वेलोसिटी आ गई cv डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2gh। बात समझ में आ गई क्या? जो एक्चुअल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू cv मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2gh, ये एक्चुअल वेलोसिटी है ना। एक्चुअल वेलोसिटी इज cv टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh। इसको पिटोट कोएफिशिएंट भी कह सकते हो आप इसको, है ना। दिस इज द पिटोट कोएफिशिएंट, ठीक है, पिटोट कोएफिशिएंट इतना है। यही आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी है, शब्दों में लिख लो उसको, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी है, पिटोट कोएफिशिएंट भी कह सकते हो, वेलोसिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हो। तो हमें टारगेट ये मिला था कि वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकाल दी, पता लग गया वेलोसिटी कितनी है। बात समझ में आ गई? डिस्चार्ज का हम वैसे भी पता नहीं लगा पाएंगे, इसमें लगा पाओगे क्या डिस्चार्ज का पता? ठीक है, यहां से इस सेक्शन से निकलता हुआ डिस्चार्ज तो बता पाओगे एरिया मल्टीप्लाई करके, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग वेलोसिटी होगी स्ट्रीम में, तो डिस्चार्ज तो वैसे भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप जब यहां से निकालोगे तो आपको एक्चुअल वेलोसिटी मिल सकती है cv टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2gh, ये आ गया, है ना। अब आगे चलते हैं, तो साफ साफ पता चल रहा है कि पिटोट ट्यूब किस काम में आती है, आंसर होगा फ्लो वेलोसिटी निकालने के काम आता है ना। द पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द फ्लो वेलोसिटी। देखा जरा ध्यान से, कुछ कुछ चीजें और समझो, है ना, जहां पर कई सारे बच्चों के डाउट चल रहे हैं वो डाउट में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, है ना। पिटोट ट्यूब क्या करती है, पिटोट ट्यूब क्या है, इसको पिटोट ट्यूब कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द पिटोट ट्यूब। साफ साफ शब्दों में आप लिख लो, इसको हटा दूं क्या मैं ये फॉर्मूले, ठीक है, देख ली सारे, हटा रहा हूं मैं इनको। देखो देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। बर्नौली की जो इक्वेशन थी ना, v स्क्वायर अपॉन 2g था, ये इन टर्म्स ऑफ हेड ही तो है, तो बराबर स्मॉल h कर दोगे तो आपको v बराबर अंडर रूट 2gh मिल जाएगा, है ना। तो v बराबर अंडर रूट 2gh बेसिकली आपका जो ये एक्सप्रेशन है बड़े आराम से आपको याद रह सकता है ना। ध्यान देना, आपके पास में अगर आपको बोला जाए कि पिटोट ट्यूब बनाओ, तो पिटोट ट्यूब सब लोग ऐसे बना देंगे, दिस इज द पिटोट ट्यूब। तो पिटोट ट्यूब के अंदर जो हेड मेजर होता है वो कौन सा वाला था, बताना जरा। जब इसके अंदर लिक्विड एंटर करता है तो आपका जो स्टैटिक हेड है वो तो यहाँ तक का है, तो बेसिकली आपको जो हेड मेजर हुआ है वो कैपिटल H हुआ है कि सिर्फ, या फिर कैपिटल H प्लस स्मॉल h हुआ है, ठीक है। जो पिटोट ट्यूब है वो क्या मेजर करता है, अगर आपसे पूछे कि पिटोट ट्यूब क्या मेजर करता है और ऑप्शन में फ्लो वेलोसिटी नहीं हो तो क्या आंसर होगा, पिटोट ट्यूब यानी कि ये वाली ट्यूब कैपिटल H प्लस स्मॉल h दोनों को एक साथ रीड करेगा, है ना। यहाँ पर जो भी आप डिवाइस लगाओगे ना तो उसमें आपको प्रेशर हेड मिल जाएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h के बराबर, ठीक है। तो इसको कौन सा प्रेशर कहते हैं, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। स्मॉल h किसके बराबर था, अभी देखा ना आपने, v स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर। और ये कौन सा हेड था, ये स्टैटिक हेड था, प्रेशर हेड था। प्रेशर हेड प्लस डायनेमिक हेड जब जुड़ता है तो क्या कहलाता है, स्टैग्नेशन हेड, तो इसको कहते हैं स्टैग्नेशन हेड, नोट कर लो। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई पिटोट ट्यूब क्या मेजर करता है, और आंसर होगा स्टैग्नेशन हेड मेजर करता है। या तो फ्लो वेलोसिटी हो ऑप्शन में, या फिर आपके पास में स्टैग्नेशन हेड हो, दोनों में से एक ऑप्शन में जरूर देगा। आपका गुप्ता एंड गुप्ता में एक क्वेश्चन है, उसमें स्टैग्नेशन हेड भी ऑप्शन में दिया हुआ है और दूसरा ऑप्शन बनाया हुआ है फ्लो वेलोसिटी एट द स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो थी, है ना, स्टैग्नेशन पॉइंट तक हम नहीं गए, उससे थोड़ा सा पहले ही रहे, वहां पर फ्लो वेलोसिटी v के बराबर थी, ठीक है। चलो नोट कर लो, पिटोट ट्यूब हमें देगा स्टैग्नेशन हेड, समझ में आ गया क्या, कैपिटल H प्लस स्मॉल h ये देगा। फिर भाई कंफ्यूजन क्या है, ये तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, कंफ्यूजन की बात अब शुरू होगी, है ना। अभी तक तो मैंने जो आपको डेरिवेशन दिया है वो मैंने पिटोट ट्यूब का दिया था। तो पिटोट ट्यूब के साथ हमें बेसिकली अगर आप कैपिटल H यहाँ पर मेजर करना चाहते हो तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर एक सेंड पाइप लगा दोगे, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, कैपिटल H मिल जाता है। जैसे कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर लगाएंगे आप सेंड पाइप, यहाँ लगाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मतलब पीजोमीटर यदि यहाँ पे लगाया जाए तो जो भी इस साइड पर यदि आप लगाओगे, जैसे पता नहीं चलेगा, मान लो पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है
उसमें लगाना चाहते हैं तो उसमें फ्री सरफेस थोड़ी ना दिखेगी, तो जहां पर भी फ्री सरफेस होती है वो निकल करके आ जाती है। जब सैंड पाइप लगाते हैं, आप सोइल में कहते हो वैसे सैंड पाइप, यहाँ पर आप पीजोमीटर बोल सकते हो कि जब पीजोमीटर आप लगाओगे तो आपको कैपिटल एच यानी कि स्टैटिक हेड मिल जाता है ना। सारे लोग ध्यान दो। पिटॉट ट्यूब का अरेंजमेंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लिखेंगे पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। ठीक है, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, इसको हटा रहा हूं मैं पूरे अरेंजमेंट को, सारी चीजें क्लियर है तो इसको हटा देते हैं। आप दूसरा पॉइंट ना कहीं पर भी ले सकते थे, ऐसा नहीं कि आपको याद रखना पड़ेगा। सोचो जरा, अगर दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ लिया होता, ठीक है, ऊपर ना लेकर के, सारे लोग एक छोटा सा डेरिवेशन और देख लो है ना फटाफट से। अगर मैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमेशा पॉइंट इस तरीके से लेना कि आप चीजें लिख पाओ, है ना। ऐसे ही रैंडम कहीं पर भी बीच में पॉइंट मत लेना, बस ऐसी जगह पर लेना जहां से आप चीजें लिख पाओ। जैसे अगर मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ लिया और फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिया, इस जगह पर मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी चल रही है v, यहाँ का जो स्टैटिक हेड है वो h के बराबर है, ठीक है। तो आप मुझे बता दो जरा कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे। z1 और z2 अब बराबर होगा क्या, बताओ जरा। अब इस इक्वेशन को लगाएं तो हमारे पास में रिजल्ट्स क्या क्या आएंगे, सारे लोग मुझे बताते जाओ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास में जो इक्वेशन आए वो वापस से यही वाली इक्वेशन आए। बताना जरा, P1 अपॉन रोजी अभी भी फर्स्ट पॉइंट पर ये कैपिटल H के बराबर है, वेलोसिटी हेड v² डिवाइड बाय 2g के बराबर है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो z1 और z2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या। आप चाहें तो डेटम भी इसको ही बोल दोगे तो z1 भी 0 हो जाएगा, z2 भी 0 हो जाएगा। सुन रहे हैं मेरी बातों को ध्यान से। अब मुझे एक चीज और बता दो जरा, बस ये और बताना है, प्रेशर हेड सेकंड पॉइंट पर कितना है। तो प्रेशर हेड सेकंड पॉइंट पर है कैपिटल H प्लस स्मॉल h। क्या सेकंड पॉइंट रुका हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है, तो वेलोसिटी हेड यहाँ पर 0 है। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो कैपिटल H से कैपिटल H कट गया, यहाँ बचा सिर्फ v² अपॉन 2g और यहाँ बचा सिर्फ स्मॉल h। तो आप कहीं पर भी लगाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीच में कहीं पर सर मैं तो यहाँ लगाऊंगा। अब ऐसे पॉइंट पर लगाओ जहां पे डिस्टेंसेस वगैरह पता नहीं है तो वो अलाउड नहीं है बस, ठीक है। वहां पे भी लगा सकते हैं, जबरदस्ती वाई मानो, ठीक है, वहां पे भी लगा सकते हो, लेकिन क्यों करें। तो एंड पॉइंट्स वगैरह पे आप देख लिया करो, सिचुएशन से पहले और बाद में आपको ये चीज लगानी पड़ती है ना। तो ऐसा नहीं कि रटेंगे कि सर हमको याद नहीं रहा कि कहाँ पे इक्वेशन लगाई थी इस वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाए, है ना। कहीं पर भी लगो। हटा दूं क्या मैं, आप चाहें तो लिख लो इसको। अगर मैं सेकंड पॉइंट यहाँ लेता कोई परेशानी नहीं, बीच में भी लेकर के मैं करवा सकता हूँ आपको, लेकिन जबरदस्ती के अननोन और मानने पड़ेंगे वाई वगैरह, ठीक है, तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। पिटोट ट्यूब का कंसेप्ट क्लियर। पिटोट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, या तो ऐसे बोलोगे या फिर स्टेग्नेशन हेड को वो मेजर करता है। स्टेग्नेशन हेड फिर से दिखाई दे रहा है, स्टेग्नेशन पॉइंट पर, यानी कि ये बिल्कुल इसके करीब चले जाओ, यहाँ पर स्टेग्नेशन पॉइंट पर जो हेड अवेलेबल होता है वो कैपिटल H प्लस स्मॉल h होता है, ठीक है। आप सुनना जरा, बेसिकली यहाँ से भी चीजों को समझ सकते हो। एनर्जी कभी भी आपकी लॉस तो होती नहीं है, कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में अगर प्रेशर हेड सिर्फ इतना बोल रहे हो तो यहाँ वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड है, और जस्ट स्टेग्नेशन पॉइंट पर चले गए तो वहां पे वेलोसिटी हेड 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा फिर वहां पे कैपिटल H प्लस स्मॉल h बचा, तो कन्वर्ट हो गया ना। जो वेलोसिटी हेड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो स्मॉल h में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बर्नौली यही तो बोलता है कि आपस में हेड एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाते हैं। प्रेशर हेड थोड़ा सा कम हो गया तो वो किसी न किसी को बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुन लो एक बार वापस बात। पॉइंट जहां पर रुका हुआ है ना, जस्ट फ्लो जहां पे रुका हुआ है, इसको पॉइंट नंबर 3 कह दूं मैं। तो फर्स्ट पर हेड कितना अवेलेबल अगर कोई रीड करवाओ तो बर्नौली इक्वेशन की 3 टर्म। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोस्टेटिक हेड है वो तो कितना है, मतलब जो प्रेशर हेड है वो तो H के बराबर है। यहाँ पर आपका दूसरा हेड कौन सा अवेलेबल है, v² अपॉन 2g। और यहाँ पर हेड देखो तो अभी अभी आपने देखा यहाँ पर जो हेड अवेलेबल है वो सिर्फ प्रेशर हेड है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू कितना, वो है आपके पास में कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो ये जो आपका जो हाइट बढ़ी है ना, ये जो हाइट बढ़ी है ये किस वजह से बढ़ी है, क्योंकि v² अपॉन 2g कन्वर्ट हो गया किसमें, इसकी हाइट को बढ़ाने में। जितनी भी स्पीड थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई इस हेड के अंदर। समझ में आ गई, ऐसे भी आप चीजों को देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं, एक और चीज लिखो जिसमें मैं लिखवा रहा हूं आपको पिटोट स्टैटिक ट्यूब। पिटोट स्टैटिक ट्यूब, देखो पिटोट ट्यूब तो सिंपल सा एल ट्यूब था, है ना। पिटोट ट्यूब तो सिंपल सा एल ट्यूब था जो कौन सा हेड मेजर कर लेता है, सीधा सीधा इसके अंदर अगर कोई लिक्विड घुस गया तो वो कैपिटल H प्लस स्मॉल h रीड करवाएगा, यानी कि स्टेग्नेशन हेड रीड करवाएगा, है ना। अब जो पिटोट स्टैटिक ट्यूब है तो उसमें दोनों चीजें, पिटोट भी है और स्टैटिक भी है ना। पिटोट भी है और स्टैटिक भी है। तो ये कैसा अरेंजमेंट होगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, है ना। तो आपके पास में जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है।
ध्यान से इस अरेंजमेंट को देखो पहले तो, ठीक है, विजुअलाइज करो, उसके बाद में फिर आप लोग नोट करना, है ना। देखो ध्यान दो, इसको मैंने मान लो बंद कर रखा है ना, इसको मैंने मान लो बंद कर रखा है, और यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर होल्स दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से, सोचो जरा। और यहाँ पर लिक्विड यदि फ्लो कर रहा है, तो बताओ कौन सी वाली ट्यूब के अंदर लिक्विड नजर आएगा। वो आता है ना, एक क्वेश्चन आता है आपके रीजनिंग विजनिंग में भी, फेसबुक वगैरह में, व्हाट्सएप मैसेज में खूब आता था हमारे पास में, कौन सा प्याला भरेगा, नीचे 10-12 प्याले रखे हुए हैं और बीच बीच में रास्ते बंद। तो वैसे ही मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, है ना, यहाँ रास्ता बंद, ये तो क्लोज है, यहाँ से लिक्विड घुसेगा नहीं। लिक्विड कहाँ से घुसेगा, जो होल्स नजर आ रहे हैं ये वाला, तो इसमें घुसेगा, तो यहाँ पर नजर आएगा क्या, इस वाले में लिक्विड नजर आएगा। अब यहाँ पर जब लिक्विड घुसेगा तो ये वाला हेड तो काम आया नहीं, कौन सा हेड काम आएगा, ठीक है। जैसे मान लो लिक्विड यहाँ तक आपको दे रहा है, तो ये बेसिकली क्या रीड कर देगा आपको, ये आपको स्टैटिक हेड रीड कर देगा, है ना। सुनो मेरी बातों को ध्यान से जरा, ये बाहर वाला जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जहां पर लिक्विड घुसा है, तो उसके पास में एक्स डायरेक्शन में जो हेड अवेलेबल था वो तो यहाँ पे गया नहीं, क्या गया, यहाँ पर जो लिक्विड गया वो हमेशा रुकी हुई कंडीशन में रहेगा, और ये वाला कंपोनेंट आपका काम वैसे भी नहीं आएगा, है ना। तो बेसिकली ये जो हेड रीड होगा, ये बाहर वाले अरेंजमेंट से वो स्टैटिक हेड रीड होगा, ठीक है। और अगर ये वाली आपने ट्यूब इसको भी ओपन कर दी, तो बताओ इसके अंदर जो लिक्विड घुसेगा उसके पास वेलोसिटी हेड काम आएगा क्या सीधा, और वो लिक्विड कहां घुसेगा, इसके रास्ते को देखो जरा ध्यान से, इसका रास्ता कैसे बन रहा है, इसका रास्ता ऐसे बन रहा है ना, इस तरीके से जा रहा है, इस दीवार को मत समझना, ठीक है, ये साइड में से निकल जाएगी, ठीक है। और यहां से लिक्विड घुसने के बाद में ये इस तरीके से यहां पर जाकर के आपका मिलेगा, और इसमें जो लिक्विड का लेवल होगा वो यहां पर कहीं पर जाकर के आपका एंड होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉल एच, है ना। तो अगर आपके पास में अरेंजमेंट ऐसा है जिससे आप स्टैटिक हेड भी रीड कर सकते हो, जिससे आप टोटल हेड, ठीक है, टोटली रीड करेगा, तो बाहर वाला जो अरेंजमेंट है तो टोटल करेगा, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में अगर आप ट्रांसड्यूसर्स लगा दे, तो सीधा सीधा डिफरेंस करके वो क्या दे देगा, इस प्रेशर में से इस प्रेशर को घटा देगा, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा स्मॉल एच। तो बेसिकली जो पिटॉट स्टैटिक ट्यूब है, ठीक है, जो पिटॉट स्टैटिक ट्यूब है वो क्या मेजर करती है, ठीक है, क्या मेजर करती है बताओ जरा। वो स्टैटिक पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, पिटॉट ट्यूब तो आपका कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच मेजर करती है, स्टैटिक ट्यूब क्या मेजर करती है, कैपिटल एच मेजर करती है, और पिटॉट स्टैटिक ट्यूब जो होगी वो सीधा सीधा इसका डिफरेंस मेजर करके आपको बता देगी, ठीक है। यानी कि आप लोग मेजर करोगे एच प्लस स्मॉल एच में से आपका कैपिटल एच माइनस हुआ, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट, द स्टैग्नेशन हेड एंड द स्टैटिक हेड। तो ये क्या मिला आपको, ये स्मॉल एच मिला, स्मॉल एच को क्या कहते हैं, डायनेमिक हेड, ठीक है, नोट कर लो। तो बेसिकली पिटॉट स्टैटिक ट्यूब जो है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें स्टैटिक प्रेशर भी हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग स्टैग्नेशन प्रेशर भी रीड करेंगे, और यदि आपने अरेंजमेंट ऐसा बनाया, क्योंकि आपने जो फाइनल फॉर्मूला देखा था उसमें स्मॉल एच की जरूरत थी, तो सीधा स्मॉल एच को रीड करने के काम आएगा, यानी कि डायनेमिक प्रेशर ही रीड कर सकते हैं। पिटॉट ट्यूब में और पिटॉट स्टैटिक ट्यूब में डिफरेंस समझ में आएगा। समझ में आ गई बातें सारी। क्वेश्चन देखे, नोट करो आप। एन ऑरिफिस मीटर, अच्छा लिख रहे हो क्या अभी आप लोग, दोनों में क्लियर का डिफरेंस समझ में आ गया क्या। पिटॉट ट्यूब आपका स्टैग्नेशन हेड रीड करता है, अगर पिटॉट ट्यूब में अगर अरेंजमेंट ऐसा बना दी जो स्टैटिक हेड को अलग से रीड कर पाए, तो वहां पर ट्रांसड्यूसर्स वगैरह लगा करके आप डिफरेंस भी निकाल लेते हैं कि डिफरेंस ऑफ प्रेशर कितना मिल रहा है उन दोनों अरेंजमेंट के अंदर, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, उसको डायनेमिक हेड कहते हैं। तो पिटॉट स्टैटिक ट्यूब यूज की जाती है डायनेमिक हेड को निकालने में।
और डायनेमिक हेड से ही आपको क्या मिलता है, स्मॉल एच को किसके बराबर करते हैं, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है, तो वहां से फिर वेलोसिटी निकाल दी जाती है। नोट करो, एन ऑरिफिस मीटर विद द ऑरिफिस डायमीटर, एन ऑरिफिस मीटर with the orifice diameter, an orifice meter with the orifice diameter 15 सेंटीमीटर। ऑरिफिस डायमीटर का मतलब क्या, आपको क्या दिया है, मैंने दो एरियाज बताए थे, A1 और A0, तो आपको A0 दिया हुआ है ना। एक्चुअल एरिया जो ओपनिंग का है वो दे रखा है, दैट इज इक्वल टू A0। नोट करो, an orifice meter with the orifice diameter 15 centimeter is inserted in the pipe of 30 centimeter dia, is inserted in the pipe of 30 centimeter dia. The pressure difference measured, the pressure difference measured by the mercury oil differential manometer, the pressure difference measured by the mercury oil differential manometer on the two side of orifice meter। क्या दे रहा हूं मैं आपको, अब मैं आपको मैनोमीटर लगा रहा हूं जिसके अंदर मरकरी उसने बोल ही दिया है और ऑयल इसके अंदर फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर, है ना, तो ऑयल मरकरी ये आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर लग गया है ना। डिफरेंशियल मैनोमीटर ये आपको एक्स बता रहा है ना। नोट करो, डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑन द टू साइड्स ऑफ द ऑरिफिस मीटर, ऑन द टू साइड्स ऑफ द ऑरिफिस मीटर gives the reading of 50 centimeter of mercury, gives the reading of 50 centimeter of mercury. Find the rate of flow, find the rate of flow of the oil, find the rate of flow of the oil of specific gravity 0.9, find the rate of flow of the oil with the specific gravity 0.9, with the specific gravity 0.9 when the coefficient of discharge, कितना होता है ओरिफिस का coefficient of discharge 0.62 के आसपास, तो यहाँ पे लिख लो, मैं दे रहा हूँ 0.64, है ना, 0.62 0.64 के आसपास मैंने आपको बताया था। तो प्रैक्टिकली जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो ऑरिफिस मीटर में CD आपको 0.64 0.62 इसके आसपास दिया जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द ऑरिफिस मीटर इज 0.64। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए और एग्जाम में आपको ऑरिफिस मीटर का क्वेश्चन है और वो भूल गया कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज देना, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट्स एज्यूम दैट द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज जितना होता है उसके आसपास, 0.62 यूज कर लो, 0.63 यूज कर लो, 0.64 0.65 यूज कर लो, है ना, इसके आसपास यूज करोगे। चलो, लेकिन अगर आप उसको छोड़ देते हो, आप बोलो कि लेट्स नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट नहीं होता भैया, ठीक है, नेग्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा, काफी अच्छे लेवल का यहाँ पर लॉसेस होते हैं, तो इस वजह से CD काफी कम आता है ना। अगर आप वेंचुरी मीटर में अगर नेग्लेक्ट कर देते हो तो चीजें समझ में भी आती है, वैसे 0.98 के आसपास था, वहां नेग्लेक्ट कर देते हो तो CD को कर ले सकते हो, लेकिन ऑरिफिस मीटर में नेग्लेक्ट मत करना, है ना, लॉसेस को नेग्लेक्ट मत करना। चलो, तो इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, फॉर्मूला बताओ। मैंने बोला था Q का एक ही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, तो CD मल्टीप्लाइड बाय A0 A1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय √2GH डिवाइडेड बाय √A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर, यही फॉर्मूला था क्या? सेम फॉर्मूला जो हम वेंचुरी मीटर में यूज करते हैं वही फॉर्मूला यहाँ पर भी है। और आपको साइज दे रखी थी 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, है ना, तो 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर आपको गिवन है ना, तो 30 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग π/4 × 30 का स्क्वायर कर दो, π/4 मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। CD आपको यूज करना है, क्वेश्चन में 0.64 दे रखा है। हमेशा जो आपकी मेहनत लगेगी वो H निकालने में लगेगी, तो H के लिए x मल्टीप्लाइड बाय रो हैवी डिवाइडेड बाय रो -1, तो क्वेश्चन में आपको x भी बताया हुआ है, x कितना था, 50 सेंटीमीटर था क्या, मल्टीप्लाइड बाय मरकरी था ये 13.6, और ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है, ऑयल की दे रखी है आपको 0.9। देखो ध्यान दो,
ये जो फॉर्मूले बने हैं ना, तो इन फॉर्मूलों में मैं ऐसे यूज करता हूँ मैक्सिमम टाइम। रो डब्ल्यू से मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर नीचे डिवाइड किया तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी है और नीचे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड है, तो लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, ऐसे आप यूज कर लोगे, है ना। तो ये आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है इनका बिल्कुल सही निकाला है इन्होंने। जो डिस्चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 137.414 लीटर पर सेकेंड, ठीक है, लीटर पर सेकेंड। मीटर क्यूब में 0.137 आया होगा आपका, है ना, मीटर क्यूब पर सेकेंड के अंदर 0.137 आया होगा, कन्वर्ट करवाया 137.414। सब लोगों को आगे क्या बात समझ में? एग्जैक्टली सेम है कैलकुलेशन जो वेंचुरी मीटर में देखी थी। डेरिवेशन मैंने इसलिए करवाया है ताकि अगर कभी सीसी की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है मान लो, तो आप डेरिवेशन से चले जाओ ना फटाफट, ठीक है, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन है a pitot static tube is used to measure a pitot static tube is used to measure a pitot static tube is used to measure the velocity of water in a pipe. A pitot static tube is used to measure the velocity of water in the pipe. तो फ्लो कौन कर रहा है? वाटर है, और किस में फ्लो कर रहा है? पाइप में, है ना। तो फ्री सरफेस वगैरह कैसे निकालते हैं, एक बार पहले भी क्वेश्चन किया था हमने, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालते समय P बराबर रो जी एच कर लेते थे, है ना। नोट करो, द स्टेग्नेशन प्रेशर हेड इज 6 मीटर। क्या दिया स्टेग्नेशन प्रेशर हेड का मतलब? कैपिटल H प्लस स्मॉल h, ठीक है, तो वो दिया है 6 मीटर। एंड द स्टैटिक प्रेशर हेड इज 5 मीटर, एंड द स्टैटिक प्रेशर हेड इज 5 मीटर। सुनो मेरी बात को ध्यान से, आपको क्वेश्चन में पिटोट स्टैटिक ट्यूब दिया था, अगर सिर्फ पिटोट ट्यूब देते तो ये स्टेग्नेशन प्रेशर ही रीड कर पाता, स्टैटिक प्रेशर बता ही नहीं पाते। तो आपको पिटोट स्टैटिक ट्यूब दिया था, गौरव सुन रहे हो बात? पिटोट स्टैटिक ट्यूब दिया था, इस वजह से आपके पास दो डेटा है, आपको वो स्टेग्नेशन प्रेशर भी बता पा रहा है और वो स्टैटिक प्रेशर भी रीड करके बता पा रहा है। 2 पाइप बनाए थे ना मैंने अलग अलग, एक से तो स्टैटिक प्रेशर निकल पा रहा था और एक से स्टेग्नेशन निकल पा रहा था, तो दोनों बता दिए इसने। और हो सकता है कि डिवाइस इस तरीके से लगी हो कि डिफरेंस देकर के प्रेशर भी बता दे सीधा, है ना। तो नोट करो, 6 मीटर एंड द स्टैटिक प्रेशर हेड इज 5 मीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। रुको तो सही, डेटा बाकी है अभी तो। क्या यूज किया? कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या यूज किया? कितना? अज्यूम ही नहीं किया ना। अभी देखो क्या बोल रहे हैं मेरे से कि सर वही अज्यूम करके, फिर मैंने पूछा कि क्या अज्यूम किया? सर अज्यूम ही नहीं किया। ठीक है, हाँ रुको, अभी रुको, बहुत जल्दी करते हो आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। नोट करो अभी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो अज्यूमिंग द कोएफिशिएंट ऑफ ट्यूब इक्वल टू 0.98, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ ट्यूब, पिटोट ट्यूब इज 0.98। तो इस डेटा के माध्यम से मैंने ये भी बता दिया आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी पिटोट ट्यूब के अंदर जो होता है वो 0.98 के आसपास होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है ना, लिख लेना, किसका? पिटोट ट्यूब का। देखो ये जो कोएफिशिएंट है ये फिक्स नहीं है, ये अलग अलग डिवाइस में अलग अलग आने वाले हैं अभी, है ना। तो अभी जैसे हमने 3 कोएफिशिएंट जनरली डिस्कस कर लिए, CD डिस्कस कर लिया है वेंचुरी मीटर का 0.98 के आसपास, CD डिस्कस कर लिया ओरिफिस मीटर का, वो 0.62 0.64 के आसपास, ठीक है। और अब मैंने CV भी लिखवा दिया आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से कि 0.98 के आसपास होता है पिटोट ट्यूब का, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है ना 0.98 के आसपास होता है, लिख लो अगर आपने नोट्स पे नहीं लिखा तो 0.98 के आसपास मिलेगा ये। अब आंसर बता सकते हैं क्या? है कितना आंसर है? 10.63, हाँ 4.34 मीटर पर सेकेंड, है ना। सिंपल क्वेश्चन इसमें है क्या कि आंसर गलत निकाल रहे हो आप, V एक्चुअल निकालना है, ठीक है। तो CV मल्टीप्लाइड बाय √2GH, ठीक है। तो यहाँ पे CV था 0.98 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 9.81 मल्टीप्लाइड बाय H, और ये डिफरेंस से आ जाएगा। H प्लस स्मॉल h दिया हुआ था कितना? 6, और कैपिटल H दिया हुआ था 5,
तो यहाँ से ये 1 मीटर आ जाएगा, रखो जरा, ठीक है। तो 4.34 मीटर पर सेकंड, सबसे इजी क्वेश्चन था जो अब तक आपने किया है उसमें, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, अगला क्वेश्चन। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए हमेशा, है ना। ये कहाँ से पता लगती है, स्टैग्नेशन प्रेशर कैपिटल H प्लस स्मॉल h होता है, डायनेमिक प्रेशर आपका स्मॉल h है। स्मॉल h को डायनेमिक क्यों बोला, क्योंकि वो v स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर है। v स्क्वायर अपॉन 2g को मैंने पहले ही नाम दे दिए थे, 3 नाम थे, काइनेटिक हेड, वेलोसिटी हेड, डायनेमिक हेड, है ना। v स्क्वायर अपॉन 2g और v स्क्वायर अपॉन 2g पिटोट ट्यूब में किसके बराबर था, स्मॉल h के बराबर, समझ रहे हो। तो ये सब कनेक्ट तभी होंगे जब आप डेरिवेशंस पे बहुत ध्यान दोगे, है ना। बार बार डेरिवेशंस ही किया करो घर जाके। चलो नोट करो अगला क्वेश्चन। A pitot static tube is used at the center of a 300 mm pipe। तो कहां की वेलोसिटी देगा, जहां अटैच करोगे वहां की वेलोसिटी देगा। तो सेंटर पर यदि आपने लगाया इसको तो सेंटर की वेलोसिटी दे देगा, है ना। तो नोट करो, a pitot static tube is placed in the center of a 300 mm pipeline। The pitot static tube is placed in the center of 300 mm pipeline, has one orifice pointed upstream and other perpendicular to it। has one orifice pointed upstream and the other one is perpendicular to it, the mean velocity in the pipe is 0.8 times of the central velocity। The mean velocity in the pipe is 0.8 times the central velocity। तो पिटोट ट्यूब से जो वेलोसिटी आएगी अगर उसको v कहते हैं तो जो मीन वेलोसिटी है v बार वो कितना है, 0.v के बराबर है। यही बोला क्या मैंने, क्योंकि सेंटर पर आपने पिटोट ट्यूब लगाई थी, तो पिटोट ट्यूब से जब आप वेलोसिटी मेजर करोगे तो वो आपकी v होगी, है ना। और क्वेश्चन में बोल दिया है द एवरेज वेलोसिटी इज 0.8 टाइम्स ऑफ द सेंट्रल वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं आगे जाके डिस्चार्ज कैलकुलेट करवाऊंगा आपसे। तो डिस्चार्ज की इक्वेशन जो होती है वो एरिया इनटू एवरेज वेलोसिटी होती है। लिखते हैं हम हर जगह Q बराबर AV लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना V हमेशा एवरेज वेलोसिटी होता है। बात समझ में आ रही, कई बार मैंने बोला है। तो इस क्वेश्चन में आगे जाकर के बस मैं डिस्चार्ज कैलकुलेट करवाने वाला हूं, तो आप लोग तैयार हैं कि क्वेश्चन क्या आने वाला है, ठीक है। नोट करो जरा, फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप, ये पाइप है, इसके थ्रू आपको डिस्चार्ज निकालना है। यहाँ पर आपने पिटोट ट्यूब लगा रखा है, ठीक है। इस तरीके से पिटोट ट्यूब होगा, इसको आपने लगा रखा है, सेंटर पर आपने लगाया था तो सेंटर की वेलोसिटी भी मिलेगी, ठीक है। और आपको डिस्चार्ज निकालना है। नोट करो, फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू ऑरिफिस इज 60 mm ऑफ वाटर। इफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू ऑरिफिस, इसका मतलब समझ गए ना, वो पिटोट ट्यूब का वही अरेंजमेंट। इसमें एक तो ऑरिफिस आपकी जो होल्स होते हैं वो यहाँ होते हैं, है ना। कहाँ होते हैं, यहाँ पर इस जगह पर होते हैं। और एक था आपका अंदर वाला पार्ट, ठीक है। अगर वो डायग्राम आप फिर से बनाओ तो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था, और मैंने बोला था कि एक तो ये वाला ऑरिफिस होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, और एक ये वाला होगा इस डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और इन दोनों का जो पाइप्स गए थे आपके, उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है वो आपको बता रखा है। तो क्या बता रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन के अंदर, स्मॉल h बता रहा हूं। पहले मैंने स्टेग्नेशन हेड अलग से बता दिया, स्टैटिक हेड अलग से बता दिया पिछले क्वेश्चन में। अब मैं बोल रहा हूं इनका जो डिफरेंस है वो इतना है ना। तो नोट कर लो, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू ऑरिफिस इज 60 mm ऑफ वाटर। ध्यान देना, 60 mm किसका, वाटर का। 60 mm ऑफ वाटर, ये प्रेशर डिफरेंस है। तो समझ गए कि ये क्या है, क्या लिखूं इसको बताओ, दिस इज स्मॉल h। वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको तब समझ में आती है। फिर से डेरिवेशन की बात, कि जो मैंने आपको लास्ट में जाकर के पिटोट ट्यूब और पिटोट स्टैटिक ट्यूब में जो डिफरेंस बताया, उनका जो फिगर बताया, अगर आपको समझ में आ गया तो मैंने यहाँ पर वही बातें यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स में यूज की है कि भैया ओपनिंग यहाँ पर भी होती है, स्मॉल ओपनिंग को क्या कहते हैं, ऑरिफिस। ऑरिफिस यहाँ पर भी है और ऑरिफिस इधर भी है, जहां से पानी अंदर जा रहा है।
ये दोनों ऑरिफिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर में लगी हुई है। यहाँ से जब प्रेशर मेजर किया तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 60 mm ऑफ वाटर है। और CV दिया हुआ है, लिखो CV है 0. कितना होता है पिटोट ट्यूब के अंदर? 0.98 लिख लो, 60.12 लीटर। वेरी गुड, आंसर इज 0.06 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बहुत शानदार क्वेश्चन है, उसको इतनी सरलता से यदि आप कर पा रहे हो तो एक एक लाइन को डिकोड करना आपको आ रहा है। सीधी सी बात ये, क्वेश्चन लिखाते लिखाते मैं डिकोड भी करता रहता हूँ कि हमने क्या किया है और उस डेटा को देने का मतलब क्या है, ताकि हमें क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी पता लग जाए। तो जैसे मुझे तो इस लाइन पर भी जैसे मुझे बताया गया ना कि एवरेज वेलोसिटी इतनी है, पाइप की बात कर रहा है, पाइप मतलब कंट्रोल्ड वॉल्यूम हो गया, तो मुझे एरिया पता है और एवरेज वेलोसिटी और बता रहा है ये किसी तरीके से, तो हम जान गए कि वो डिस्चार्ज लिखवाना चाहेगा। क्या किया समझ में आ रहा है? वी बताओ जरा सब लोगों का, वी कितना आया? सबसे पहले वी बताओ। वी निकाला होगा आपने CV √2GH लगा करके। H आपको डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ वाटर बता ही रखा है 60 mm, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा 60 mm यूज करना है। तो दिस इज 60 डिवाइडेड बाय 1000 यूज कर लेना मीटर में, है ना। तो यहां से कितना आया वी बताओ? 1.084 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। फिर 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना, एवरेज आ जाएगा 0.867 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या करना है? एरिया π/4, डायमीटर कितनी दी थी? 0.3 मीटर, है ना। तो 0.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.867। तो इन्होंने जो आंसर बताया वो आया क्या? 0.0604 है। इतना आ रहा है मीटर क्यूब पर सेकेंड। आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो सबमरीन का क्वेश्चन करते हैं, नोट करो। अ सबमरीन मूव्स हॉरिजॉन्टली। सबमरीन जानते हो ना, ठीक है। एरोप्लेन जो उड़ता है वो हवा पे उड़ता है, और पानी के अंदर जो बॉडी चलती है उसको क्या कहते हैं? सबमरीन कहती है। दोनों जगह फ्लूइड का डिफरेंस है, वहां गैस है और यहाँ लिक्विड है। लिक्विड में कोई बॉडी ट्रेवल करती है वो सबमरीन कहला रही है ना, नोट करो। अ सबमरीन मूव्स हॉरिजॉन्टली इन द सी। गाजी मूवी देखी होगी, गाजी है ना शायद, ठीक है, गाजी अटैक। हाँ चलो ठीक है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। अ सबमरीन मूव्स हॉरिजॉन्टली इन द सी एंड हैज इट्स एक्सिस 15 मीटर बिलो, and it has its axis 15 meter below the surface of water. वापस लिखवा रहा हूं। A submarine moves horizontally in the sea, 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 ठीक है। क्या हो गया? किससे? इन्होंने CV से मल्टीप्लाई नहीं किया? — 1.063 मेरे पास लिखा हुआ है, 0.98 से मल्टीप्लाई नहीं किया इन लोगों ने। कोई बात नहीं, 0.98 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.063 आएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, 1.063 है। और यहाँ पर आपका ये कितना आया? फिर ये सेम आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 0.850। फाइनल कुछ नहीं होता। देखो अगर आप लोग, मैं ये बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी एक्चुअल बताओ पिटोट ट्यूब की कितनी है, तो लिखा हुआ फॉर्मूला ये बताना पड़ेगा आपको। फिर एक्चुअल वेलोसिटी जहां लगाई है वो कहां पे थी? आपकी सेंटर पर थी, तो सेंटर की एक्चुअल वेलोसिटी है। फिर एवरेज वेलोसिटी। ऐसे तो आपके हर आंसर्स गलत है। आजकल एसएससी में भी आपको मार्क्स देते नहीं है, फिर आपके हर स्टेप में अगर गलत दिखेगा तो फिर बोलेंगे सर लास्ट स्टेप पे सही था हमारा, फिर भी हमको नहीं दिए, कंपैरिजन करे तो, है ना। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग हर स्टेप पे ध्यान दो। एक्चुअल वेलोसिटी 1.085 अगर कोई बोल रहा है वो गलत है या नहीं है? है, गलत है, तो वो भी गलत है। उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी निकाला, वो भी गलत है, गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि जहां मल्टीप्लाई करना चाहिए चीज को उसको करो, या फिर क्या करो, छोड़ो इन सब चीजों को, सीधा सीधा इक्वेशन ही ये बनाओ। और इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को देखो यार, मेरे जैसा आदमी तो इसको एक लाइन में खत्म करेगा। कैसे? π/4 d² कर दिया मैंने, उसके बाद में यहाँ पर 0.8 टाइम्स कर दिया। अब सेंटर की वेलोसिटी लिखते समय ये 0.98 टाइम्स ऑफ √2GH लगा देंगे यहाँ पे सीधा।
तो एक ही लाइन में खत्म। ऐसे कर दोगे तब जरूर फुल मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं ना कि एवरेज बताओ, उसने ये नहीं पूछा सेंटर पर वेलोसिटी बताओ, उसने पूछा डिस्चार्ज बताओ, हमने डिस्चार्ज निकाल दिया। हम ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, क्या करें, आगे चले। समझना छोटी छोटी बातों को है ना, कब कौन कहां पर आपको मार्क्स जो है काट करके दे दे, या फिर मेरे जैसा आदमी होगा, बच्चे को पता तो है ना, सही तो किया है उसने, कोएफिशिएंट बस इधर लगा दिया है, तो मैं तो फुल दे भी दूंगा आपको मार्क्स, है ना। मैं काटता कहां पे मार्क्स हूं कि जहां पर डेफिनेशन पूछी मैंने कोई चीज और आपने उसका सही रिप्लाई नहीं दिया, एग्जैक्ट जो कीवर्ड होता है ना वो नहीं किया, तो वहां पर मेरे को दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो वहां पर मैं तो मार्क्स काटता हूं, ठीक है, क्योंकि वो शब्द उड़ा दिया आपने, उसका मतलब डेफिनेशन क्लियर ही नहीं है आपको, ठीक है। तो कई सारे लोगों की अलग अलग हैबिट होती है, उस वजह से मार्क्स में बहुत डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। चलो, कहां था मैं, अ सबमरीन, है ना। अ सबमरीन मूव्स हॉरिजॉन्टली इन सी एंड it has its axis 15 meter below the surface of the water, and it has its axis 15 meter below the surface of water. A pitot tube properly placed, a pitot tube properly placed just in front of the submarine, pitot tube properly placed just in front of the submarine and along its axis, is connected to two limbs of U-tube containing mercury, and along its axis it is connected to two limbs of U-tube containing mercury. The difference of mercury level, is found to be 170 mm. The difference of mercury level is found to be 170 mm. Find the speed of the submarine. Find the speed of the submarine given that the specific gravity of seawater is 1.026. Find the speed of the submarine given that the specific gravity of the seawater is 1.026 with respect to the fresh water. अतिबा, with respect to the fresh water, है ना, लिखो। The specific gravity of the sea water is 1.026 with respect to the fresh water. जब भी मरकरी YouTube मैनोमीटर देता है आपको इन अरेंजमेंट के अंदर, तो वहां पर हमारा टारगेट H निकालने का होता है ना। H निकालते हैं आप, तो स्मॉल h यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है प्रेशर का, जैसे आपने बोला था ना, एक तो स्टेग्नेशन वाला प्रेशर है और एक आपके पास में कौन सा प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर, उनका जो डिफरेंस आएगा स्मॉल h आपको ये रीड करवा देगा। और स्मॉल h कितना दिया हुआ है आपको, व्हाट इज द वैल्यू गिवन, मरकरी का लेवल दिया हुआ है ना, तो मरकरी के अंदर जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है आपकी 170 mm है ना, 170 mm, ध्यान दो। तो 170 mm तो x हो गया, और ये है आपका 13.6 तो 13.6 तो ये हो गया, और ये हो जाएगा 1.0 कितना दिया, 1.026 है ना, 1.026। तो यहां से तो क्या मिलेगा आपको, यहां से h मिलेगा, तो क्वेश्चन के अंदर ये h आएगा 2.0834 मीटर पर सेकेंड। आया क्या सबका? उसके बाद में वेलोसिटी निकालना इज वेरी इजी, v²/2g इज इक्वल टू h, है ना। छोड़ो इसको भी छोड़ो, कहां से निकालोगे v, क्योंकि एक्चुअल लगाना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी √2gh, ये लगाओ। अगर आप ये लगाते हो तो यहां से तो आपको थ्योरेटिकल मिलता है, वेलोसिटी बराबर √2gh, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी लगाओगे तब एक्चुअल मिलेगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दिया था क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया हो तो आप लोग 1 भी मान सकते हो, क्योंकि हमको पता तो है ही प्रैक्टिकल वैल्यू 0.98 के आसपास होती है।
तो कोई चाहे तो 0.898 मान लो, कोई चाहे तो 1 मान लो। अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है 1 मान लो, जबरदस्ती मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका, अगर आपने 1 माना है तो 6.393 मीटर पर सेकेंड, है ना। 6 किसकी वेलोसिटी बता रहे हो आप ये? 6.393 मीटर पर सेकेंड। बताओ जरा किसकी वेलोसिटी बता रहे हो आप ये? सबमेरीन की। सबमेरीन बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, व्हीकल है। व्हीकल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में जो स्पीड की यूनिट चलती है वो किलोमीटर पर आवर में। बस की स्पीड, ट्रेन की स्पीड, ट्रैक्टर की स्पीड, ठीक है, हवाई जहाज की स्पीड। जनरली प्रैक्टिकल यूनिट्स में आंसर दिया करो, किलोमीटर पर आवर में आंसर छोड़ो, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में आंसर बताओ। हाँ, लेकिन इसके अंदर वो 2 पॉइंट्स पर कनेक्ट करवा दिया ना। तो एक तो पॉइंट जहां पर स्टैटिक हेड मिल रहा है, एक पॉइंट वहां पे जहां पर आपको स्टैग्नेशन प्रेशर मिल रहा है, ठीक है। यहां पर आप करेक्ट भी कर सकते हो वैसे इसको कि पिटॉट ट्यूब है, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब कर लो, कई बार हो जाता है, मिसप्रिंटेड भी रह जाता है ना। तो ये बोल रहा है कि सर पिटॉट ट्यूब तो सिर्फ कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच मेजर करता है, होगा अरेंजमेंट वहां पर भी। और अरेंजमेंट के तौर पर यहाँ पर मरकरी लेवल दिए हुए हैं, है ना, तो उससे हम निकाल रहे हैं। हाँ, कैसे? ऐसे थोड़ी ना बोला हमने कि 15 से ज्यादा है तो ये मान लेना। क्वेश्चन के अंदर आपको जो दिया गया था, अच्छा, अ सबमरीन मूव्स हॉरिजॉन्टली इन द सी एंड इट हैज द एक्सिस 15 मीटर बिलो, 15 मीटर बिलो था, है ना। इस डेटा का तो कोई काम आया ही नहीं, ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। इस डेटा का इसलिए काम नहीं आया क्योंकि आपको प्रेशर डिफरेंस जो है मरकरी से सीधा सीधा बता रखा था। ऐसे नहीं मानते कि 15 से ज्यादा है तो ये मान लेना, ठीक है। ध्यान दो, इसमें मैंने आपको अरेंजमेंट वैसे बताया नहीं, लेकिन अगर आप मरकरी अगर यहाँ पर मैनोमीटर वगैरह लगाना शुरू करोगे ना, तो यहाँ पर बेसिकली आपका तो एक तो सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पर भी लिया था जब डेरिवेशन करवाया था तब। देखो जरा ध्यान से देखो, तो एक तो आप यहाँ लगा सकते हो कि इस जगह पर लगा दिया आपने, है ना, और एक आप यहाँ फ्रंट में लगा दो। तो यहाँ पर जो प्रेशर हेड है वो कितना है इस जगह पर? अगर फ्रंट में लगाओगे तो इस जगह का जो प्रेशर हेड है वो कैपिटल एच के बराबर ही तो है इस जगह का। तो यहाँ पर यदि इसको आप इस तरीके से लगाओगे तो ये आपको क्या दे देगा, ठीक है, यहाँ से दबेगा, यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा, और इसकी रीडिंग आपको बता रखी है। तो बेसिकली जिन 2 पॉइंट्स के बीच में आपने इसको लगा रखा है वो आपको क्या दे रहा है? वो आपको दे रहा है एच की वैल्यू, है ना, क्योंकि यहाँ पर जब प्रेशर रीड करोगे, प्रेशर हेड तो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच है, यहाँ पर जब हेड रीड करोगे तो वो कैपिटल एच के बराबर है। दोनों का डिफरेंस ये देगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर है तो आपको स्मॉल एच देगा। हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, ये नीचे आएगा, इस जगह पे नीचे आएगा और इस जगह पे इधर जाएगा, ठीक है। चलो आगे चले क्या? नेक्स्ट लिखो जरा। तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं इस टॉपिक से। अब आपको यदि क्वेश्चंस आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, है ना, और ये टॉपिक ऐसा है जो कि आपका साथ देगा टरबाइन तक, है ना। तो हाइड्रोलिक मशीन में इस टॉपिक का बड़ा रोल आने वाला है। हेडिंग डालो, द मोमेंटम इक्वेशन। टॉपिक है द मोमेंटम इक्वेशन, और बहुत फिजिक्स आने वाली है, ना। तो इस जगह से आपकी फिजिक्स काफी आएगी, ठीक है। द मोमेंटम इक्वेशन।